morning, everyone. I hope you are doing well and hope so कि आप लोग प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हो एंड बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मैं एट अ टाइम दे रही हूँ, तो वो आप लोग प्लीज़ पढ़ें बिकॉज उससे ही आपको इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे कि कैसे क्या लिखने से कम टाइम पे आप मल्टीपल एरियाज में यूज़ कर सकते हो। एंड मेरा वॉइस थोड़ा आज ख़राब है बिकॉज बुखार है, फीवर है एंड तबीयत ठीक नहीं है। सो दैट थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा वॉइस अगर कुछ रफ हो या ख़राब हो, सॉरी फॉर दैट ऑल्सो। सो हम स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट भी है एंड जो स्किप करना है मैं आपको बोलूँगी स्किप करने के लिए बिकॉज सारा नहीं पढ़ना है एंड ऑलमोस्ट और मैं चाहती हूँ कि 2-3 डेज के अंदर ये कंप्लीट हो जाए। आज हो गया 26, 27, 28 के अंदर ये इंक्लूसिव का पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन हम लोग जेंडर में आएंगे। जेंडर में एक यूनिट का पूरा हमारे पास वीडियो है, ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग चेक कर सकते हैं। एंड बाकी का मैं फटाफट कर दूंगी, 2-4 दिन के अंदर ही कर दूंगी, जैसे कि आपको तकलीफ ना हो एंड आप लोग पढ़ पाए बहुत अच्छे से। सो फर्स्ट थिंग आते हैं कि आज का पेपर में या फिर आज के जो क्लास में हम लोग कौन सा पार्ट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि सिमिलैरिटीज हम लोग को दिखते हैं हम लोग वही पढ़ते हैं। सो देखो, ये ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस क्लास में। चिल्ड्रन विथ फिजिकल चैलेंजेस में मैंने आपको बोला था विजुअल है, हियरिंग है, लोकोमोटर है, न्यूरोलॉजिकल है। ओके, सो विजुअल, आपका विजुअल इम्पेयरमेंट जो है, देखो इसको ना 2 यूनिट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट में क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसा टाइप्स है, उसका नीड्स क्या है, इतना मेंशन है। सेकंड में उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे कैसे करें और असेसमेंट कैसे करें, ये मेंशन है कि इन बच्चों को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनको कैसे पढ़ाएंगे। तो मैंने जो वीडियोस दिया है ऑलरेडी यूनिट 2 एंड यूनिट 3 का मिक्स करके दिया है। बिकॉज क्या होता है, अगर सपोज कॉन्सेप्ट आता है कि राइट अबाउट द फिजिकल डेवलप सॉरी फिजिकल हैंडीकैप्ड और फिजिकल डिजाबिलिटीज। ओके, तो फिजिकल डिजाबिलिटीज का हमको क्या करना है, फर्स्ट यूनिट से ये आ गया भाई, आपको क्वेश्चन आंसर वैसे मेंशन करना है। बट ई मेंशन हो गया कि फिजिकल असेसमेंट, फिजिकल डिसेबिलिटीज का असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन के बारे में लिखो, तो उसमें आप क्या मेंशन करोगे, समझ रहे हैं। उसमें मेंशन करना है वही सेम इंट्रोडक्शन होगा, मीनिंग होगा, थोड़ा सा कंसेप्ट होगा, लास्टली हम मेंशन करेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, बस इतना। तो हमें अगर इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन सेम ही लिखना है तो हम एक साथ क्यों ना पढ़े। इसलिए मैंने सारे वीडियोस में एक साथ दिया है। आपको अगर मतलब छोटा करना हो, अगर आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट के पार्ट में आ रहा है, तो आप कंसेप्ट को थोड़ा सा कम लिखेगा बट लिखेगा। ओके, इससे क्या होगा, आपका दोनों आंसर एट अ टाइम आप याद कर रहे हो एंड लिख भी पाओगे एग्जाम में। वैसे ये जो पूरा पार्ट है ना, दैट इज देख सकते हैं विजुअल, हियरिंग, लोकोमोटर, न्यूरोलॉजिकल, गिफ्टेड, मेंटली चैलेंज्ड, ऑटिज्म एंड लर्निंग डिफिकल्टीज। अभी मेंटली चैलेंज्ड को ऑल्सो बोला जाता है मेंटल रिटार्डेशन एंड लर्निंग डिफिकल्टीज को एलडी। तो ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट, कहाँ पे, यूनिट 2 एंड यूनिट 3, पांच पांच कितने हो गए, 10 लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर 5 वीडियोस में गिवन है। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो जहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन मेंशन होगा। ठीक है, वहां से आपका 10 लॉन्ग क्वेश्चन एट ए टाइम कंप्लीट हो जाएगा। इसका नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी किया है, बी ए डिटेलिंग है, तो वहां से आप सर्च करोगे, सर्च ऑप्शन में आपको मिल जाएंगे। आज के क्लास में हम न्यूरोलॉजिकल ये स्टार्ट करें एंड गिफ्टेड चाइल्ड जो होते हैं इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, गिफ्टेड एंड ऑटिज्म वाले को नेक्स्ट करेंगे। एंड जो नेक्स्ट है ना इसका 2.4, मैं आपको बता दूं 2.4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सीटेट ओटेट जो भी एग्जाम से टीटी में आते ही हैं, इसलिए जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एडीएसडी को हमने रखा है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये इसको हमने रखा है। बट सोशियो कल्चरल डेविएशन में एस सी एस टी माइनॉरिटीज ग्रुप को कैसे हमने मार्जिनलाइज किया है, कैसे उनको रोक के रखा है, कैसे उनका एजुकेशन नहीं मिल रहा है, उनको कैसे आइडेंटिफाई करके पढ़ाना है, इसको हम लिटिल बिट पढ़ सकते हैं। इसको आप स्किप करना चाहो तो स्किप कर दोगे, इसके बिकॉज ना इसके और में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो मेरे अकॉर्डिंग इसको आप स्किप कर दो, बेटर रहेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो ऊपर वाला है 2.2, उसको 2.2 के साथ 3.1 में मेंशन है आपका न्यूरोलॉजिकल, इसको करेंगे। देन आपका हाँ, और एक क्वेश्चन है 3.5, देख लो, चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स इन आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट इन चिल्ड्रन इन इंक्लूसिव एजुकेशन। ये क्वेश्चन देख लो, लास्ट पार्ट को आता है 3.5 का जो पार्ट था वही है 5.5 में। देखो, चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन, वो आइडेंटिफिकेशन था, ये प्रोवाइडिंग था, दोनों का आंसर सेम है। सो दैट हमें क्या करना है, 5.5 में 4 पेज का सिर्फ है, बहुत अच्छे से मेंशन है, 3.5 के लिए भी हो जाएगा, 5.5 के लिए भी हो जाएगा, तो उसको पढ़ देना है। ठीक है, दोनों जगह में आप यूज कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विद 2.
टू जो कि आपका है चिल्ड्रन विद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल परफेक्टली ये मीन करता है दैट इज इशूड इन द नर्वस सिस्टम। आपके जो नर्वस सिस्टम है, पूरे बॉडी में आपके नर्व्स हैं, उसमें कोई इशू हुआ है, क्योंकि आपका नर्व सेंट्रली किसके थ्रू कंट्रोल होता है, आपके ब्रेन के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर उसमें कुछ डिसऑर्डर्स आता है कि वो इम्पल्सेस दैट मीन स्टिमुली सेंड नहीं कर पा रहा है, तो हमारे बॉडी को रिस्पॉन्स देने के लिए कोई स्टिमुली नहीं मिला, उसके ऑपोजिट में क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा बॉडी पैरालाइज्ड हो जाएगा। तो अभी देखो डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स आएंगे अकॉर्डिंग टू दिस। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मीन्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये डबल रिपीट है, आप कट कर सकते हो, मीन्स डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम, डिजीज हैव कनेक्शन विद द नर्वस सिस्टम सिंस द वर्ड नर्व और न्यूरो मीन्स नर्व्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चे को क्या क्या हो सकता है, देखो कौन से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, डायरेक्टली हम यहाँ आ गए। एल्ज़ाइमर्स डिजीज, ठीक है, सिजोफ्रेनिया, पार्किंसन डिजीज, ओसीडी, एडीएचडी, माइग्रेन, एपिलेप्सी। देखो अभी एडीएचडी यहाँ पे भी मेंशन है, फिर से आपका सेपरेट भी आएगा, अभी थोड़ा थोड़ा करके सबका एक्सप्लेनेशन देना है। एज देखो एल्जीमेमिर्स जो आपका डिजीज है, फर्स्ट पर एल्जीमेमिर्स डिजीज दैट इज एडी, एडी को हम लोग एल्जीमेमिर्स डिजीज भी बोलते हैं, मेडिकल में इसको एल्जीमेमिर्स डिजीज ही बोला जाता है। ये लाइन पूरा बेकार लाइन है, इसको आप स्किप कर देना, सॉरी, बिकॉज ये क्या है ना, रिपीटेशन चल रहा है, ये कॉपी पेस्ट का सिस्टम है, तो रिपीटेशन किया गया है बुक में फ्रॉम विकिपीडिया, विकिपीडिया से इसको कॉपी पेस्ट किया गया है। तो एल्जीमेमिर्स का मतलब क्या होता है, दैट इज अ मोस्ट कॉमन इशू इन ब्रेन, लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन, यहाँ पे ब्रेन फंक्शन में इशू आता है, जैसे कि हमें थिंकिंग में या लैंग्वेज में कोई चीज़ को याद रखना है, कोई चीज़ को जजमेंट देना है, बिहेवियर में, ये सब में इशू आता है। अभी नेक्स्ट आता है स्किज़ोफ्रेनिया। आप बोलोगे कि इसका स्पेलिंग कुछ अलग है, नहीं, ये स्किज़ोफ्रेनिया है। स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, हम लोग ना हेलुसिनेशन में रहते हैं, जस्ट लाइक वी डोंट रिमेंबर दैट पॉइंट कि ये रियल है कि अनरियल है, हम उसी चीज को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, तो ये हो गया सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर, नेगेटिव सिम्टम्स, एब्सेंस ऑफ नॉर्मल बिहेवियर। सो इसमें से आपको दो चार जो भी याद रहे तो आप लिख देना। डिल्यूशन दैट इज आप किसी भी चीज को रियल मान बैठते हो, अनरियल चीजों को। हेलुसिनेशन, हम चीज़ों को सोचते हैं कि ये बार-बार हमारे साथ रिपीट हो रहा है, जो कि सपने में हो रहा था। डिसऑर्गेनाइज़ स्पीच, अब बात करने में तकलीफ आ रहा है। डिसऑर्गेनाइज़ बिहेवियर, बिहेवियर में भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ नेगेटिव सिम्पटम्स हम लोग दिखा रहे हैं, एंड नॉर्मल बिहेवियर यहाँ पे शो नहीं होता। नंबर 3, एक एक लाइन का है, पार्किंसन डिजीज। ओसीडी आपको लिखना नहीं है, आप छोड़ सकते हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्किंसन डिजीज में क्या होगा, ये होता है पार्किंसन डिजीज में, ये ब्रेन के साथ रिलेटेड है, ब्रेन में कुछ इश्यूज के वजह से आपका बॉडी सेकिंग स्टार्ट होता है, जस्ट लाइक आप डर के मारे जैसे सेकिंग करते हो, ये बहुत सीवियर टाइप का होता है, जिसमें वर्किंग, मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन करने में तकलीफ होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। आप एडीएचडी में आ जाते हैं। एडीएचडी आप जानते हो स्टैंड्स फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यहाँ पे एक स्लैश मारा गया है, रॉन्गली स्लैश मत देना आप लोग। सो ये बच्चों को क्या होता है ना, कोई भी चीजों में कंसंट्रेशन करने में, अटेंशन देने में इश्यूज आते हैं। इनको एक डायरेक्शन दो तो एक डायरेक्शन फॉलो नहीं करते, डिफरेंट वेज में फॉलो करते हैं, एंड फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कोई भी टास्क कंप्लीट करने में। देन नंबर 6, माइग्रेन। माइग्रेन मुझे भी है। ये प्रॉब्लम क्या होता है, सुनो, ये सीवियर ब्रेन हेडेक होता है, ब्रेन में क्रोनिक होता है ये। कभी कभी ये हल्का सा स्टार्ट होगा, देन विद इन ए सेकेंड, विद इन ए फ्रिक्वेंट ऑफ टाइम, ये पूरा सीवियर हो जाता है, सीवियर हेडेक आता है, मॉडरेट टू सीवियर हेडेक। एंड इसके साथ बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जस्ट लाइक वोमिटिंग वाला फीलिंग आता है हमारे बॉडी में, जैसे साउंड सेंसिटिव हम लोग हो जाते हैं, स्मेल सेंसिटिव हो जाते हैं, कोई स्मेल हल्का फुल्का आता है तो हमें वो स्मेल बहुत ज़्यादा लगता है, हमें सेंसलेस हो जाते हैं, या फिर बीमारी बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। तो ये इसका अभी माइग्रेन का बहुत सारे मेडिसिन आ गए हैं, योगा आ गया है, जिससे हम करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट आगे एपिलेप्सी। एपिलेप्सी एंड सेरेब्रल पल्सी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी बहुत ज़्यादा है, मतलब हम लोग बोले कि अगर सामने सामने देखा जाए थोड़ा थोड़ा सिमिलैरिटीज है सिम्टम्स में, अदरवाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। ये भी क्रोनिक कंडीशन है, मतलब सीवियर कंडीशन में आता है। इसमें क्या होता है ना, ब्रेन में जो फंक्शंस हो रहे थे, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट जाता, वैसे ही टाइप के फंक्शंस होते हैं, इसके थ्रू बॉडी का डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज होता था, बट सडनली ये स्टॉप हो जाता है, इसके वजह से और अनइक्वलनेस आता है स्टिमुलेशन में, सो दैट बॉडी का जो इफेक्ट है वो चेंजेस होता है, मूवमेंट में या फिर कोई चीज़ों को छूने में, सेंसेशन में इश्यूज आते हैं। ऑलमोस्ट बोला गया है जिनको ऑटिज्म रहता है उनको उनमें से 3% से 1% को एपिलेप्सी भी रहता है। ठीक है, ये एपिलेप्सी जो टर्म है या फिर एपिलेप्सी जो थिंग है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये 1870 में जैक्सन जैक्सन एक फिजिशियन थे, उन्होंने निकाला था।
एंड ये न्यूरोलॉजिकल जो केमिकल्स होते हैं उसके डिस्चार्ज से ही प्रॉब्लम होता है, जैसे कि हम लोग बहुत टेंशन ले रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा खाना डिफरेंट टाइप ऑफ खा रहे हैं, तो उससे भी इफेक्ट आता है इसमें। एजुकेशनल प्रोविजन से पहले अगर यहाँ तक आप पूरा लिख देते हैं तो आपका 2.1 कंप्लीट हो जाएगा, 2.2 कंप्लीट हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा असेसमेंट आइडेंटिफिकेशन का पॉइंट ऐड कर देते हैं एंड एजुकेशनल प्रोविजंस लिख देते हैं तो आपका 3 जो 1 में मेंशन है न्यूरोलॉजिकल वो पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो आपको असेसमेंट पार्ट में क्या लिखना है? असेसमेंट में नॉर्मली लिखना है कि बच्चों को कैसे हम केयर लेते हैं। न्यूरोलॉजिकल इशू है तो उसके अकॉर्डिंग एजुकेशनल जो नीड्स होंगे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को जैसे सॉल्व कर सकेंगे और आइडेंटिफाई कर सकें और इवेलुएट कर सकें उस पॉइंट के अकॉर्डिंग है। सो इफ ए चाइल्ड, यहाँ पे एक पॉइंट आता है, इतना ही थोड़ा सा आपको मेंशन करना है। इफ ए चाइल्ड हैज बीन डायग्नोस्ड और डायग्नोस्ड विद ए डिसऑर्डर प्राइर टू द एज ऑफ 3 साल के पहले ही उसका आप पकड़ लेते हैं कि उसको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, you will greatly benefit from अर्ली इंटरवेंशन सर्विस। अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज जो पहले से ही हम लोग ट्रीटमेंट ले लेते हैं उसको हम बोला जाता है अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज। इसके बाद द चाइल्ड कैन रिसीव, अगर वो अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज में चला जाता है तो उसके बाद उसको मिलता है ऑक्यूपेशनल थेरापी एंड और एक थेरापी है फिजिकल थेरापी, जैसे कि स्पीच का हो गया, रीडिंग राइटिंग का हो गया, उसको थेरापी मिलेगा। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि हमें न्यूरोलॉजिकल इश्यूज के साथ डील करना रहता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा क्या पॉइंट ऑफ व्यू को अलग रखना पड़ा। ओके, नेक्स्टली ये फ्यू मंथ्स प्रायर टू द चाइल्ड्स बर्थ, थर्ड बर्थडे। थर्ड बर्थडे मीन 3 साल से पहले आपको प्री स्कूल स्टेज में या प्री स्कूल जाने से पहले ही अगर पकड़ लेते हो तो हम उसके अकॉर्डिंग बच्चों का जो स्पेशल एजुकेशन है जो कमिटी है उसके साथ कंसल्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद उसको उसी टाइप के स्कूल्स में डाल सकते हैं जहाँ पे इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान के थ्रू पढ़ाया जाता है। इतना मेंशन करना है और ज़्यादा कुछ नहीं। कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चों को जानने के लिए इंटरव्यू, लेवल ऑफ कंसियसनेस देखेंगे कि बच्चा कितना कंसियस है, कितने पॉइंट्स को पकड़ पाता है, कितना चालाक है वो। पैपिलरी असेसमेंट, दैट इज उसके स्टिमुलेशन कैसे हो रहे हैं, वो कैसे एक चीज़ों को देख के समझता है उसको। क्रैनियल नर्व टेस्टिंग, ये ब्रेन में ही होता है, जैसे कि सीटी स्कैन होता है वैसे ही क्रैनियल नर्व टेस्टिंग किया जाता है जिसके थ्रू क्रैनियल नर्व्स काम करेगी नहीं पता चले। वाइटल साइंस, इंपॉर्टेंट साइंस वो कितना कैरी कर पाता है। सेंसोरी फंक्शन, दैट इज द सेंस ऑर्गन्स के जो फंक्शन है वो कैरी कर पाता है कि नहीं। टोन समझ पाता है कि नहीं, कब आप गुस्से में बोल रहे हो, कब आप नॉर्मली कम्युनिकेट कर रहे हो, और कैसे डील करेगा वो समझ पाता है। सेरेब्रल फंक्शन, कैसे उसका ब्रेन फंक्शन कर रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं असिस्ट करने के लिए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिन बच्चों को है। अभी इसके बाद जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स है, प्रोविजन है, उस पे चलते हैं जो कि पहले ही हमारे क्वेश्चन में थे, तो इसको इसके बाद लिखना है। तो पहला थिंग, द रेगुलर क्लासरूम। द रेगुलर क्लासरूम provide more children with the chronic medical problems with a maximum educational opportunity। अगर बच्चों को हम सेपरेट स्पेशल क्लासरूम में डाल देते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा ही खुद को आइसोलेट समझते हैं, वो मिक्सअप नहीं हो पाते नॉर्मल बच्चों के साथ, वो मिक्सअप नहीं हो पाते हैं नॉर्मल बच्चों के साथ एंड सो दैट वो आइसोलेशन में रहकर उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते। सो दैट नॉर्मल क्लासरूम में, रेगुलर क्लासरूम में भी इन बच्चों को हम डाल सकते हैं विद मेनी टाइप ऑफ मैक्सिमम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। देन नेक्स्ट, द टीचर शुड बी अवेयर ऑफ देयर स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम। उनके बच्चों के जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है उसके बारे में टीचर को अवेयर रहना चाहिए। उनके लिए कौन सा नेसेसरी स्टेप्स लेने से ये प्रोग्राम्स को हम कंडक्ट कर सकेंगे या प्रॉपरली उनका जो गेन करना चाहिए नॉलेज वो मिलेगी कि नहीं, देख सकते हैं। नंबर 3, द कॉम्पेरेटिव रेमेडियल प्रोग्राम। ये कॉम्पेरेटिव होता है जैसा कि हम कंपेयर करते हैं नॉर्मल बच्चों से, इन बच्चों को कंपेयर करके जिनको रेमेडिकल और रेमेडियल प्रोग्राम्स चाहिए उनके थ्रू एजुकेशन दिया जाता है जिसमें बच्चों का ट्रीटमेंट भी चलता है प्लस पर्टिकुलरली उनको जिस जगह प्रॉब्लम है उसके बारे में देखते हुए हम काउंसिल देते हैं प्लस एजुकेशन होता है। नंबर 4, नॉर्मली हेल्थ एम्पायरमेंट चिल्ड्रन आर प्लेस्ड इन स्पेशल, जिसका भी हेल्थ एम्पायरमेंट है उनको स्पेशल क्लास में डाला जाता है एंड ये डिपेंड करता है कौन से टाइप का डिग्री ऑफ इलनेस, मॉडरेट है, लो है या टोटल है, उसके ऊपर दिया जाता है कौन सा टाइप का स्पेशल क्लास में जाएगा। नंबर 5, टीचर शुड इंट्रोड्यूस द चिल्ड्रन टू एज मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ द स्कूल प्रोग्राम। जैसे कि बच्चों की नीड्स अपॉर्चुनिटीज को पूरा करना है तो इन बच्चों को हम डिफरेंट वे से इनका क्या नीड है या फिर स्कूल क्या क्या तुमको बताना चाहते हो उसको टीचर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उनको पार्टिसिपेशन के लिए प्रिपेयर करवाते हैं। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज नंबर 6, द स्कूल करिकुलम should also take into consideration the child's need for adjusting to the pace of the
जो नॉन हैंडिकैप्ड बच्चा, सपोज ये नॉन हैंडिकैप्ड है, ये हैंडिकैप्ड है, ये दोनों को मिल के काम करना है, तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों में कि ये कैसे ग्रो करे, कैसे करे, वैसा नहीं, एक दूसरे को एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब दोनों को ही एडजस्ट करना है, सो दैट स्मूथली कंडक्ट हो सके करिकुलम, एवरी पॉइंट को हम कंडक्ट कर सके। ये हो गया आपके पॉइंट्स। अगर सपोज और भी हिंट देती हूँ, ये आपको ना ये 6 पॉइंट्स याद रह गए, तो आप मल्टीपल एरियाज में इसको यूज कर सकते हैं, जहाँ पे भी इंक्लूसिव क्लासरूम देखते हैं, जहाँ पे भी फिजिकल हैंडीकैप, मेंटल हैंडीकैप, ऑटिज्म, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जहाँ पे भी आपको जिस बीमारी के बारे में भी आता है, तो एजुकेशनल प्रोविजंस में आप उतना ऐड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप हर एक जगह पे लिख के आ सकते हो गया। अभी हम नंबर 5.5 और 3.5 जो था उसमें चलते हैं, दैट इज द चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स इन प्रोवाइडिंग एजुकेशनल इन इंक्लूसिव क्लासरूम। वहाँ था कि आपका असिस्टिव, दैट इज कैसे असिस्टेंस दोगे एंड इवेलुएट करोगे, तो सेम आंसर होगा, कोई भी अलग नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना है। ऑलरेडी हम लोग बहुत जगह पे पढ़ चुके हैं कि द न्यू चैलेंजेस टू द इंक्लूसिव एजुकेशन इज टू मीट द नीड्स ऑफ द ऑल चिल्ड्रन विथ और विदाउट डिसेबिलिटी इन द जनरल क्लासरूम। General classroom, that is a normal classroom. Beneath the normal classroom, all the children are included. That is called the inclusive education. This is meant for the persons who needs all type of facilities, all type of opportunities. तो ये जो भी persons हो सकते हैं, that may be a handicapped one, that may be a normal one. तो उनके जो general needs होते हैं उसको fulfill करने के लिए इस टाइप का स्कूल बना है, इस टाइप का क्लासरूम बना है. So for this, one of the most important objective is education for all. इसके अकॉर्डिंग 21st सेंचुरी में हर एक बच्चे को क्या लेना है, एजुकेशन कंपलसरी है, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। ठीक है, इट enables bringing together the student with a special need and their normal counterpart into one educational environment without discrimination. सपोज ये एजुकेशनल एनवायरनमेंट है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सारे बच्चों को हम एक साथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये होता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हम इंक्लूड करें सारे बच्चों को। अभी देखो चैलेंजेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंक्लूसिव क्लासरूम, क्या क्या चैलेंजेस हो सकता है। इट प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड होता है, इट प्रोवाइड्स विद द डिसेबिलिटी एक्सेस टू स्टूडेंट्स विदाउट डिसेबिलिटीज। मतलब होता है सपोज यहाँ पे नॉर्मल बच्चा है तो नॉन डिसेबल्ड वन, ये डिसेबल्ड वन एक साथ पढ़ रहे हैं। सो इनका करिकुलम टेक्स्ट बुक मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपोज टाइप रहता है, सबके लिए सेम टाइप है, सबको एक्स्ट्रा केयर दे के पढ़ाया जाता है। फर्स्ट पॉइंट क्या। सेकंड पॉइंट, द न्यू चैलेंजेस टू इंक्लूसिव एजुकेशन इज टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन। न्यू चैलेंज क्या है कि हमें ऐसा एजुकेशनल सिस्टम बनाना है जो कि सबके लिए बेनिफिशियल हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे इन ए जनरल क्लासरूम, डिसेबल्ड प्लस नॉन डिसेबल्ड को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग। ये होता है चेक करना कौन से बच्चे डिसेबल्ड है, कौन से बच्चे नॉर्मल है, कितने बच्चे क्योर हुए। तो आइडेंटिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग में असेसमेंट इज ए मल्टी फैसेटेड प्रोसेस, जस्ट लाइक देखियो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। ये अगर एक बिल्डिंग है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, मतलब हम लोग जो बोलते हैं स्टोरेड, दैट इज फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। वैसे ही होता है कि मल्टी फैसेटेड अप्रोच है, बहुत सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स होता है। By using proper information, by using proper tools and techniques, हम क्या कर सकते हैं, in order to make educational decisions about placement educational programs for a particular child helpful, सबके लिए helpful हो, ऐसा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग का पॉइंट लिखना पड़ता है। Appropriate adaptations and modification must be made available to ensure valid and reliable findings as children needs change from month to month, from year to year. Regular periodic assessment must be conducted. अभी देखो एक दो पॉइंट्स बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों का जो नीड्स होता है ना, एवरी ईयर एवरी मंथ ये चेंज होते रहता है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हमें एजुकेशनल सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई, दैट शुड बी ए मॉडिफाइड फॉर्म। तो उसके लिए बच्चों का असेसमेंट पीरियोडिकली होना चाहिए, उसको कंडक्ट करना चाहिए, ये बताया गया। अप्रोप्रिएट एडेप्टेशन होना चाहिए कोई भी प्रोग्राम का। नंबर 5, अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेशलिस्ट टीचर। इतना याद रखो, अपने वे से लिख देना, नॉर्मल क्लासरूम टीचर प्लस स्पेशल क्लासरूम टीचर, दैट मीन्स अ रिसोर्स टीचर। ऑल टाइम ऑल चिल्ड्रन नॉट गेट एनफ फैसिलिटी by the teacher, so that we need particular one type of teacher who can handle everything. तो वो हर कुछ हैंडल कर सकता है, तो उनको रिसोर्स टीचर और द स्पेशलिस्ट टीचर बोला जाता है, जिनके आइडियोलॉजी पे, जिनके थिंकिंग पे इन बच्चों का फ्यूचर जुड़ा रहता है, जिनको सब कुछ पता रहता है, ह्यूमन राइट से लेके कैसे काउंसलिंग करता है। नंबर 6, डेवलपिंग न्यू सर्विस
VIC बोला गया विक विक फिंकलस्टेन एंड ओसेस स्टुअर्ट विक फिंकलस्टेन एंड ओसेस स्टुअर्ट 1996 में डिफाइंड किए थे। क्या आइडेंटिफाइड किया और डिफाइंड किए? दैट इज द VCS सर्कल। VCS सर्कल क्या होता है? डिसेबल्ड people need to be protected because they lack the social skill for running for their own life। खुद के लाइफ को चलाने के लिए इनके पास कोई भी स्किल्स नहीं होता, सो दैट इनको एक सर्कल में रखा गया, दैट इज कॉल्ड VCS सर्कल। क्या बोल दिया हमने? VCS सर्कल किसने किया? विक फिंकलस्टाइन ने एंड ओसेन स्टुअर्ट ने 1996 में। तो यहाँ पे देखो दो टाइप का एजुकेशनल पॉइंट्स है। एक में है नॉर्मल चाइल्ड ऑनली, जहाँ पे राउंड पेग्स फॉर राउंड होल्स। देखो राउंड पेग्स रखा गया, राउंड पेग्स मीन्स नॉर्मल चाइल्ड थिंक करना, स्पेशल चाइल्ड स्पेशल पेग्स रखा गया स्क्वायर होल्स के अंदर। तो ये क्या हो गया ना, नॉर्मल एजुकेशनल पॉइंट, स्पेशल एजुकेशनल पॉइंट, दोनों को अभी हमें ऐड करना है इंक्लूसिव के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग स्पेशल चाइल्ड जहाँ पे रहेगा स्पेशल पेग्स लगे, उसके लिए स्पेशल टीचर स्पेशल स्कूल। नॉर्मल हम अगर ओनली डिसेबल्ड वन को पढ़ाना चाहते हैं तो ये चीज़ है। अगर नॉर्मल बच्चे को रखे तो नॉर्मल टीचर नॉर्मल स्कूल। ठीक है, अभी इंटीग्रेटेड कर दो। ठीक है, इंटीग्रेटेड कर दो। तो हम पहले क्या करेंगे, डिसेबल्ड वन को रिहैबिलिटेशन में भेजेंगे, और जिसको बोला जाता है रिहैबिलिटेशन भी, जहाँ पे बच्चा रिहैब सेंटर है वहाँ पे करेक्शन होगा, उसका काउंसलिंग होगा। उसके बाद देखो ऐसे टाइप के जो स्कूल है, नॉर्मल स्कूल सिस्टम है, वहाँ पे सबको इंक्लूड करने हम ट्राई करेंगे, एडेप्टिव टाइप करेंगे, जहाँ पे नॉर्मल स्मॉल सर्कल पेग्स के साथ स्क्वायरी पेग्स भी ऐड होंगे। ये हो गया आपका इंक्लूसिव सिस्टम, जिसे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बच्चे हैं यहाँ पे। ये नॉर्मल चाइल्ड है, ये सारे डिसेबल्ड वन है। डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबल्ड के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स रखे गए हैं। आप कोई भी सिंबल्स बना सकते हो, यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं भूलेगा। सो यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, चिल्ड्रन आर डिफरेंट, ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न। यहाँ पे सारे बच्चे पढ़ सकते हैं। डिफरेंट एबिलिटीज हैं बच्चों में, एथनिक ग्रुप्स अलग अलग ग्रुप से आए हैं। साइज एक बैक ग्राउंड जेंडर साइज एज हम लोग देखते हैं, एंड जेंडर को भी यहाँ पे नोटिफाइड किया जा रहा है, उनकी केयर लेने के लिए, उनको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए नहीं। चेंज द सिस्टम टू फिट द चाइल्ड, हम सिस्टम चेंज करेंगे सो दैट बच्चों को जैसे इंक्लूड कर सके। तो एक इंक्लूसिव क्लासरूम कैसा होगा? इंक्लूसिव क्लासरूम में हम क्या करेंगे, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होते हैं, दे वेरी इन देयर डिसेबिलिटीज, उनके डिसेबिलिटीज अलग होते हैं, डिफरेंट एबिलिटीज होते हैं, एथनिक ग्रुप, साइज, एज, बैकग्राउंड, जेंडर, सब कुछ अलग अलग होता है। तो इन बच्चों को हम इंक्लूड करेंगे इंक्लूसिव वन में। सो इंक्लूसिव क्लासरूम में 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिसेबल्ड बच्चों को। द मोस्ट एसेंशियल सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय जनरल क्लासरूम। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? जनरल क्लासरूम, क्लासरूम टीचर एंड द प्रेजेंटली जो भी उनको हमेशा हेल्प करते रहता है वो है पेरेंट्स एज वेल। द कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड टू चाइल्ड living cooperative learning approaches etc have demonstrated that learning can also happen through the interaction between the disabled child and the non-disabled one। तो यहाँ पे एक कोऑपरेटिव लर्निंग आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो कोऑपरेटिव लर्निंग और कोऑपरेटिव वर्ड से आपको ये समझ आया कि ड्यूरिंग द जनरल क्लासरूम टीचिंग, इंक्लूसिव एजुकेशन है जनरल क्लासरूम में ही, अगर डिसेबल्ड वन एंड द नॉन डिसेबल्ड वन, डिसेबल्ड वन प्लस नॉन डिसेबल्ड वन एक साथ रखा जाता है, ये एक दूसरे को हेल्प करेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग करने के लिए, सो दैट मेनी टाइप ऑफ एबिलिटीज वो गेन करेंगे एक दूसरे के साथ। उसके साथ असिस्टेंट सर्विसेज तो बहुत सारे हैं। सेकेंड टाइप ऑफ सर्विस क्या होता है? सपोर्ट सर्विस गिवन बाय फुल्ली क्वालिफाइड स्पेशल टीचर। पहले हमने नॉर्मल टीचर रखा एंड जनरल क्लासरूम टीचर प्लस पेरेंट्स, अभी हमने रखा स्पेशल टीचर। स्पेशल टीचर्स प्रोवाइड नेसेसरी एकेडमिक एंड मटेरियल सपोर्ट टू द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। जो भी मटेरियल्स हैं बच्चों को नीड होता है, अपॉर्चुनिटीज चाहिए, वो नीड्स भी फुलफिल करेंगे। उनको एवरी पॉइंट ऑफ कंसल्टेंसी, काउंसिलिंग सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा with regular classroom teaching। थर्ड पॉइंट, द थर्ड टाइप ऑफ सर्विस इंक्लूड नीड बेस्ड पेरिफेरल सर्विस। ये होता है आपका बॉर्डर लाइन सर्विस, जहाँ पे जिस बच्चे को कुछ भी नीड होता है, जैसे कि हर टाइप का डिसेबल्ड तो सेम नहीं होता, सबका अलग अलग है एंड सबका डिग्रीज भी अलग अलग है। उसी अकॉर्डिंग, डिग्रीज मीन्स एजुकेशन नहीं, लेवल को बोला गया है, कितना परसेंट में हैंडीकैप्ड है वो या डिसेबल्ड है, उसके अकॉर्डिंग भी सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ सर्विंग मॉडरेटली सीवियरली डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन वन प्लेस थ्रू ए रिसोर्स मॉडल। एक रिसोर्स मॉडल भी होता है, मैंने पहले भी वीडियो में आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ समझाए, उसको आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे ऐड कर सकते हो। 20 to 30 चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन ए क्लस्टर विद द असिस्टेंट ऑफ जनरल क्लासरूम टीचर बिकम मोर इकोनॉमिकल इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अगर सिंपल वे में बोलूँ कि नॉर्मल क्लासरूम में हम कितने डिसेबल्ड बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ मिक्स करके पढ़ा सकते हैं, 20 to 30 चिल्ड्रन को एक साथ पढ़ा सकते हैं, जो कि नॉर्मल क्लासरूम टीचर उन्हें हैंडल कर सकता है। इसमें बच्चों के साथ साथ
पेरेंट्स, कम्युनिटी और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स भी इंक्लूड किए गए। तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ तो बच्चों को मिलेगा, प्लस जिन बच्चों का एज 14 ईयर्स से कम है, उनको प्रॉपर एजुकेशन के साथ-साथ केयर भी मिलेगा। देन है, if inclusive education to be successful, the following parameters need to be taken care. अगर हम चाहते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन को हम सक्सेसफुल बनाएं, देन ये फॉलोइंग जो पैरामीटर्स हैं वो हमारे माइंड पे रहना चाहिए, इसको लेना पड़ेगा, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट वन, encouragement प्रोवाइड बाय द कम्युनिटी। इतना इतना लिखो और ज़्यादा नहीं, encouragement प्रोवाइडेड बाय द कम्युनिटी। नंबर टू, readiness of the general educational system, नॉट readiness, दैट इज अ readiness, तैयार रखना है पूरा जनरल एजुकेशन सिस्टम को, सो दैट इनके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले। थर्ड पॉइंट, willingness of the parents of the children with disabilities to send their children to the local school। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो डिसेबल्ड देख लिए तो उनके बच्चों को भेजते नहीं है, उनके मन में भी आना चाहिए कि बच्चों को हम लोकल स्कूल में भेजें, सो दैट उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले। नंबर फोर, general classroom teacher to be equipped to manage the education of the children with disability। जनरल क्लासरूम टीचर को भी हम अवेयर करेंगे, स्किल्स सिखाएंगे एंड बहुत सारे फैसिलिटीज देंगे जो कि वो भी कंट्रोल कर सके इन बच्चों को। रिटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन स्कूल, हमें काउंट करके रखना भी है कि कितने बच्चे आ रहे हैं डिसेबल्ड वाले। नंबर सिक्स, अवेलेबिलिटी ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम द पीयर ग्रुप, इतना ही करो, जो पीयर ग्रुप मतलब नॉन डिसेबल्ड बच्चे रहेंगे एक साथ पढ़े, वो जैसे हेल्प करे वो भी देखो। नंबर सेवन, कंपेरेबल अचीवमेंट ऑफ द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, हम क्या करेंगे, करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज में पहले वो कैसे थे, आफ्टर वो जनरल स्कूल में आने के बाद या स्पेशल स्कूल के जाने के बाद वहाँ पे केयर लेने के बाद वो कितना ग्रो कर सके। नंबर एट, अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेशलिस्ट टीचर सपोर्ट, इतना ही करना है। देन 10, ये लास्ट पॉइंट है 10, इससे आपको कंक्लूजन देना है। 10, पेरेंट्स, टीचर, एजुकेटर्स, जितने भी है पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, एजुकेटर्स हो, एटसेट्रा, हैव टू फैसिलिटेट, हमें फैसिलिटेट करना है, अपॉर्चुनिटीज देना है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, नॉट ओनली एज ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम जैसा नहीं, बट एक आइडियोलॉजी जैसा, आदर्श जैसा, इसको जैसे ह्यूमन राइट्स होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स होते हैं, उसी के बेस्ट में सारे स्कूल में देना है। इतना करना है और ज़्यादा नहीं, ये कंक्लूजन पॉइंट यहाँ पे एंड हो गया। ये 3.5 में भी हो जाएगा, 5.5 में भी हो जाएगा। बाकी के जो पॉइंट्स हैं हम कल करेंगे, कल के वीडियोस में आएगा। आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया हो, बिकॉज टाइम बहुत कम है, इसलिए आपकी बुक से मैं मार्क कर रही हूँ, प्लीज़ मार्क करके पढ़े। एंड जो भी डाउट्स हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड जो न्यू व्यूवर्स हैं, प्लीज़ 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 आप लोग व्यू कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट कर दो। वीडियोस और भी आएंगे, और भी सीटेड वोटेड सबके लिए आएंगे, तो मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। एंड ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक सपोर्ट होगा, कमिटमेंट जैसा मेरा है कि आप लोग मुझे जितना सपोर्ट करेंगे मैं उतना ही आप लोगों को ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे नॉलेज देते रहूँगी। एंड सॉरी फॉर दैट कि मेरा थोड़ा तबीयत खराब था, इसलिए कल वीडियो आ नहीं सका। एंड नेक्स्ट कल वीडियो आ जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, हैव अ गुड डे।